तो देखो, अ, यहाँ पर हम लोग यार बात करेंगे कोल्ड वॉर की। ठीक है। कोल्ड वॉर पे बात करने से पहले ये बुक का नाम ना कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। ठीक है। अब ये बुक काफ़ी बढ़िया बुक है। हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, और अगर इंडिया वाली बुक भी अगर आपकी मैम स्टार्ट करवाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इंडिया वाली बुक को भी साइमल्टेनियसली, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रहेगी कि एक चैप्टर इसका एक चैप्टर उसका। तो सबसे पहले देखो क्या है कि दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है या वो वाली बुक इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है और हमें सब कुछ मतलब कवर करना है काफ़ी अच्छे से। अब हम लोग बीच बीच में जो स्ट्रैटेजीज हैं ट्वेल्थ में कैसे चलना चाहिए क्या चलना चाहिए, वो जैसे क्लासेस प्रोग्रेस करेंगी वो हम कर लेंगे इस डिस्कस। आज की क्लास वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा डायरेक्ट टारगेट पे फोकस करते हैं अपने कोल्ड वॉर पे। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस काफ़ी पसंद आता है सबको, इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट करवाया है। तो कोल्ड वॉर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, कोल्ड वॉर को समझने से पहले, बुक की तरफ जाने से पहले, मैं आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड बताना पसंद करूंगा। ठीक है। एक फ्रेश रजिस्टर अपने बना लेना जहां पर आप सारी चीजें लिखते चलो, और हम लोग एक बैकग्राउंड की बात करेंगे या कोई भी बात करें आप लिख लेना उसमें। मैं क्वेश्चंस भी आपको साइमल्टेनियसली लिखवा दूंगा। बस एक चीज पे ध्यान देना, मेरे से पूछे बिना मेरे से पूछे बिना आप एक सिंगल गाइड, कोई टीचर के नोट्स या कुछ भी नहीं खरीदोगे। ट्वेल्थ में ये वाली गलती नहीं करोगे। स्कूल से कुछ भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो टीचर को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं पढ़ रही हूँ उससे। आप लेकिन कुछ भी मुझसे पूछे बिना बाजार से कुछ भी खरीद के नहीं लाओगे। समझ में आ गई ये वाली बात? क्योंकि पूरा गेम एनसीईआरटी का है। पूरा ट्वेल्थ में जो गेम होता है वो एनसीईआरटी का होता है। इसका मैं एक सिंपल रीजन बता देता हूँ। लैंग्वेज हो सकता है आप जब आप मेरे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सोशियोलॉजी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, इवन फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स तक लेकर जाऊंगा मैं आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बात यहां पर देखो एक सिंपल सी है। आप एक आइडियोलॉजी समझो। 60 सेकंड्स में इस चीज को मैं कवर करता हूं। देखो, सीबीएसई ना जब पेपर बना रहा है तो वो इस चीज का ध्यान रख रहा है कि ट्वेल्थ का बच्चा कल को एडमिशन लेना चाहता है अच्छे कॉलेज में। जैसे डीयू हो गया, एमआईटी हो गया, कहीं पर भी हो गया, लेकिन मेन रेस इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर ही रहती है। ठीक है। अब वो ये चाहता है कि हर एक पर्सन जो होता है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। कोई पर्सन बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, क्रीमी लेयर का है, बैकवर्ड क्लासेस का है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, हर किसी से बिलोंग करता है। वो रिच है, वो पुअर है, वो मिडिल क्लास का है, वो अपर मिडिल क्लास का है, वो लोअर मिडिल क्लास का है। सीबीएसई ना कभी भी किसी स्टूडेंट को ना रिसोर्सेज के मामले में तंग नहीं करेगा कि कोई ऐसे रिसोर्स से वो क्वेश्चन पूछ ले कि जो किसी के पास एक्सेसिबल नहीं है। ये वाली चीज ना सरकारी संस्थाओं के ऊपर बहुत अच्छे से लागू होती है कशिश। चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे यूपीएससी हो, क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं इन कुछ भी हो, चाहे वो एसएससी हो, कि जो रिसोर्सेज ना सारे बच्चे पढ़ पाए। ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर बात अपनी सीबीएसई की करते हैं कि जो रिसोर्सेज सारे बच्चे पढ़ पाए अच्छे से। अब रिसोर्सेज कौन से सारे अच्छे बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो इजीली हो, सस्ते हो, फ्री में अवेलेबल हो। अब तो इसकी पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल होती है, वो होती है एनसीईआरटी। तो पेपर मेकर्स देखो कोशिश यही करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कशिश, आप मेरे को बताओ कि जिस दिन साइकोलॉजी का पेपर है तो दिल्ली वालों का पेपर कभी और है, मध्य प्रदेश में कभी और पेपर हो रहा है, वो हरियाणा में कभी और हो रहा है। और ऐसा भी नहीं होता कि दिल्ली में अगर मान लो सेट ए आया है तो जो मध्य प्रदेश में उस दिन बच्चा बैठकर सेट ए कर रहा है तो उसके क्वेश्चंस बदल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। तो इसलिए मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, इस बात को समझ जाना कि पेपर जो बनता है वो पूरे इंडिया के सीबीएसई के बच्चों के हिसाब से बनता है, कोई डिस्मेशन नहीं है। और इसलिए आप देखोगे जो एनसीईआरटी पे स्टिक रहती है ना, बाहर के लोगों के पास एनसीईआरटी के अलावा कोई साधन नहीं होते। वो गाइड वाइड कुंजी मुंजी पे यकीन नहीं करते, जो मतलब बच्चे होते हैं दूसरे स्टेट के, दिल्ली के बाहर के। इसलिए उनके मार्क्स भी बहुत तगड़े आते हैं ट्वेल्थ में। तो ये वाली गलती मत करना। सिर्फ एनसीईआरटी को बेस बनाकर चलोगे ना, सिर्फ एनसीईआरटी को, और इंग्लिश में लिखने का तरीका बता दूंगा। इंग्लिश में अक्सर लोगों के मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं 99 से 100 के बीच में। 100 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, मैं सारी ट्रिक बता दूंगा। यूट्यूब पे मत जाना कुछ भी देखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए वीडियो पे बिल्कुल रिलाई मत करना। सिर्फ अपनी इस प्रिंटेड मटेरियल या पीडीएफ मटेरियल जो कि एनसीईआरटी है उसको पढ़ना। एक अपनी टेंडेंसी और डेवलप कर लो। हम लोग क्या कर रहे हैं पिछले 2 साल से, 365 डेज इंटू 2 ईयर्स में मान लेता हूं, तो लगभग मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि लगभग 800 दिन, 750 दिन से इंडिया का बच्चा ये कर रहा है कि उसको ना आदत नहीं रही है
फिजिकल फॉर्मेट में बुक पढ़ने की, वो अपना टैबलेट, अपना फोन, अपना लैपटॉप इस पे पढ़ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस साल से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, फिर से 9वीं 10वीं क्लास वाले स्टूडेंट बनो और अपनी हर चीज की प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक मतलब बुक पढ़ो या फिर पीडीएफ निकल के प्रिंटर निकलवाओ। क्योंकि आईज को स्ट्रेन दोगे ना तो फोकस कम होगा। बुक पे ज्यादा पढ़ोगे मार्क कर करके तो थकावट नहीं होगी। और जिसको कहते हैं ना रीडिंग स्टेमिना या पढ़ने का स्टेमिना, वो इससे इंक्रीज होगा। धीरे धीरे करके मैं ट्रिक भी बताता चलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि रातों रात मतलब हम कुछ करें और एकदम से हमारे अंदर चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें वो धीरे धीरे कर कर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा अपना फोकस। तो ये मैंने आपको कुछ शॉर्ट में 2-4 बातें बता दी हैं कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है और फिजिकल फॉर्मेट से 12th में सारी बुक पढ़नी है, नो पीडीएफ। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आप अपना टैबलेट नहीं खोलोगे 12th में, 12th के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। यूपीएससी की आप मेरी क्लास में आते हो वो अलग बात है, आप लेकिन टैबलेट नहीं खोलोगे अपना 12th की किसी भी चीज को कवर करने के लिए, चाहे वो मैम भेज रही है चाहे कुछ भी भेज रहा है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं डायरेक्टली। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे इस बात में। ठीक है, देखो बैकग्राउंड पे अगर हम लोग किसकी बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम लोग कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड पे जाने से पहले हम लोगों को कोल्ड वॉर को समझने के लिए बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। और इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। किससे स्टार्ट होता है? इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या था, वर्ल्ड ना डिवाइडेड था। देखो, दो ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स को हम लोग कहते थे, एक टर्म देते थे अलायंसेस। मैं भी एनसीईआरटी पे आऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी ना डायरेक्टली व्हाट इज कोल्ड वॉर से स्टार्ट करता है कहानी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। वो ऐसे समझ में नहीं आएगी, पहले बैकग्राउंड जान लेते तो ज्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग बन। फिर आप या कोई भी अगर इस लेक्चर को देख रहा होगा तो वो टीचर ज्यादा बता पाएगा। ठीक है, देखो यहां पर ना दो तरह के ग्रुप्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो दो दो ग्रुप्स थे। एक को हम लोग कहते हैं एलीट पावर्स, और दूसरी जगह पर थी, कोई अंदाजा, एनी आइडिया कशिश? एलीट पावर और, वेरी गुड, शाबाश। आपने यूपीएससी में करा था एक दिन मेरे साथ इसको, है ना? एलीट पावर और एक्सेस पावर। अब एलीट पावर के अंदर ना ऐसे ये वेस्टर्न कंट्रीज और ये सब थे, जैसे यूएसएसआर, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और अदर यूरोपियन पावर्स। अदर यूरोपियन या वेस्टर्न पावर्स लिख देते हैं हम लोग, लेकिन उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, छोड़ दो। एक्सेस पावर की बात करते हैं। एक्सेस पावर के ग्रुप में कौन कौन शामिल था? एक्सेस पावर के ग्रुप में मेनली 3 पावर शामिल थी, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान। कहानी समझने की कोशिश करना आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ठीक है? तो जाके कोल्ड वॉर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी कि यार मैंने यूएसए का नाम तो लिखा ही नहीं है अभी यहां पर। अभी यूएसए को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कैसे? देखो हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना, आप ऐसा मान लो कि ये ग्रुप का नाम कुछ और था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये तो हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें इन पावर्स की बड़ी बेइज्जती हुई थी, और उनमें से सबसे तगड़ी बेइज्जती अगर किसी पावर की हुई थी तो वो हुई थी जर्मनी की। जर्मनी को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करा गया था। जर्मनी के ऊपर एक पेनल्टी लगाई थी सारे पावर्स ने, स्पेशली किसने लगाई थी? यहां पर नाम देखना कशिश, ब्रिटेन ने। ब्रिटेन उस टाइम पे वर्ल्ड का लीडर था। मैं 2-4 बातें लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां उसके लिए समझने के लिए। ब्रिटेन ना वर्ल्ड का लीडर था, ठीक है? और जर्मनी के ऊपर एक पेनल्टी लगाई गई थी। पेनल्टी मतलब क्या, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जितना भी तुम्हारी वजह से तुमने हमले करे, जो सोल्जर भेजे, जो जान माल का नुकसान करा तुमने, हमारा मतलब ये कह रहे ब्रिटेन, ब्रिटेन कह रहा कि मेरा और मेरे साथियों का जो तुमने नुकसान करा, तो इसके लिए तुम्हें एक टर्म यूज होती है कशिश आईआर में, जिसको हम लोग कहते हैं वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी, ये तुम्हें पे करना पड़ेगा। मतलब युद्ध लड़ने का जो
कीमत है ना, जो तुमने शांति व्यवस्था भंग करी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करा, जान माल का नुकसान करा, हर चीज को तुमने हानि पहुंचाई, उसकी तुम्हें पेनल्टी बेटा पे करनी पड़ेगी। तो एनुअल तौर पर इसके लिए कुछ ना पाउंड्स मान दिए गए थे कि इतने पाउंड तुम्हें हर साल, लगभग वो मतलब एक अंदाजा मान लेते हैं कि 5 लाख या 50 लाख या 5 करोड़ पाउंड हर साल तुम्हें देने पड़ेंगे। जर्मनी को ना बड़ा ह्यूमिलेटेड फील हुआ। बिल्कुल होगा। अब फ्यूचर में अगर जर्मनी को, आप ही मुझे बताओ, कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो वो छोड़ देगा अपनी ह्यूमिलेशन को रोकने, मतलब अगर बदला लेने का अगर उसको मौका मिले। खुद सोचकर बताओ लॉजिक। जब इतना इतना ज्यादा कीमत देख रहे हो, ये कीमत, ये इतनी पे करनी पड़ रही है कीमत हर साल। और अच्छा, ये पे करने के लिए मान क्यों कि आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा। ये वाला ग्रुप ना, ये वाला ग्रुप, उनका नाम अलग था, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन ये वाला ग्रुप जिसमें जर्मनी शामिल था, ये हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। ठीक है, हार गया था। यहां पर बात समझ में आई इतनी? सारी चीजें मतलब मिक्स तो नहीं हो रही है ना, आराम से समझ पा रहे हो ना? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने क्या सीखा कि जर्मनी के ऊपर वॉर इंडेमनिटी लगाई गई थी और वो हार गया था, और ये जो पेनल्टी लगाई थी ये वर्ल्ड के लीडर ने, ब्रिटेन ने उसके ऊपर लगाई थी। ठीक है, यहां तक हमें बात क्लियर हो चुकी है। और आगे बात करते हैं और समझते हैं चीजों को जो मैं बोलना चाह रहा हूं। क्या हुआ, जर्मनी को मौका मिला उसके बाद, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शांत हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ। हमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, हम लोग कोई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने या यूपीएससी क्लास पढ़ने नहीं बैठे कि हम लोग पूरा पूरा जाने कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ। लेकिन अब आप ऐसा सिनेरियो मान लो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के टाइम पर ये ग्रुप ना, कशिश, ये ग्रुप एक्सिस पावर, जो अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हार रहा था, अब ये ज्यादा पावरफुल बन गया, ये वाला ग्रुप। और ये ज्यादा पावरफुल बनकर इस एलीड ग्रुप के ऊपर हावी होने लगा। इसका मतलब हावी होने लगा, सिंपल भाषा में बोलूं, ये तीन पावर्स मिलकर, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस को हराने की दम रखते थे। समझ गए? इन्होंने इन्होंने रिक्वेस्ट करी यूएसए से, आप एक बारी हमारी साइड से एंटर कर जाओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और हमारी हेल्प करो। लेकिन काफी सारे सालों तक यूएसए यही बोलता रहा, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आने वाला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मेरे लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबका बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं एंटर नहीं करने वाला। इसका मतलब यूएसए मना करता रहा। यूएसए वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, बिल्कुल भी उसका मन नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर होने का। लेकिन भाई, हम तो जानते हैं ये वाली बात, तो हमने तो पढ़ा है ना कशिश यूपीएससी क्लास में कि यूएसए का तो बहुत मेजर रोल था। हिरोशिमा नागासाकी पे बम ही यूएसए ने गिराए थे, लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से, है ना, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इसकी एंट्री होगी कैसे? इसकी एंट्री को समझने से पहले हम यहां पर पहले रूलर्स के नाम जान लेते हैं। एक्सिस पावर में कौन कौन से रूलर्स थे, नाम क्या था उनका। तो नाम देखो आप जरा। जर्मनी के अंदर जो बंदा था, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, एडोल्फ हिटलर। ठीक है। इटली के अंदर जो पर्सन था उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। ये यू है, मुसोलिनी। और जापान के अंदर उस पर्सन का नाम मुझे नहीं पता, उसको एम्परर के नाम से बुलाते थे, मतलब उधर का एक तरीके से प्रेसिडेंट आप मान लो, शासक मान लो, रूलर मान लो, किंग मान लो, जो मर्जी कह लो, वो एम्परर था जापान का। ठीक है। हुआ क्या, हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी जो आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, अगर पीएसआईआर से अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो तो मैंने आपको एक आइडियोलॉजी का नाम दिया था, फासिज्म, है ना, सोशलिज्म का भी बाप होता है जो, है ना, याद आया? मैंने बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा फासिज्म, लेकिन अभी अभी के लिए इसको हटा दो, वो तो मैंने सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए बता दिया। हम पूरा पूरा सिर्फ 12th के सिलेबस पे स्टिक करते हैं अभी के लिए। एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी और जापान का एम्परर, ये तीनों मिलकर हराने की दम रखते थे यूएसएसआर की पावर को, यूएसएसआर की सत्ता को, ब्रिटेन की सत्ता को और फ्रांस की सत्ता को। ठीक है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि यूएसए से रिक्वेस्ट करते रहे ये लोग, भाई एंटर कर जा, प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई एंटर कर जा। लेकिन यूएसए मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं यार, मैं तो अपने इंटरनल डेवलपमेंट पर फोकस करूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत नुकसान हुआ है हमारा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर को फाइनेंस कर पाए और मैं तुम्हें चीजें वगैरह सप्लाई कर सकूं, मैं अपने बंदे भेज सकूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी तरह से, मैं एंटर नहीं करने वाला। ठीक है। ये लोग हारने लगे,
बुरी तरीके से। अब क्या होता है, जब कोई पर्सन जीत रहा होता है ना, तो कशिश क्या होता है, वो घमंड में आ जाता है बहुत ज्यादा, है ना, कि भाई हम तो अब बन गए वर्ल्ड पावर, हम तो हम जीतेंगे। और ये बिल्कुल आप ही ऐसा मान लो कि 99.99% इनकी हार होनी ही थी, निश्चित थी, सुनिश्चित थी, डन थी इनकी हार, कोई नहीं रोक सकता था। हुआ क्या, जापान से कशिश से गलती हो गई। गलती क्या हो गई, भाई साहब ने ईगो के अंदर एक स्टेप कदम उठा लिया, ज्यादा ही अपने आप को यू नो बहुत सुपर पावर समझते हुए। इसने क्या करा, यूएसए का एक जगह थी, आपने नाइन्थ क्लास में शायद से सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत जो मैं नाम बताऊंगा अगर उसका नाम याद आए, कोई और नहीं भी याद आए कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए के अंदर एक जगह थी जहां पर उसके वॉरशिप्स खड़े होते थे, ठीक है, स्ट्रेटेजिक शिप्स जो कि इंटरनेशनल वॉर लड़ने के लिए जाते थे, जिन पे मिसाइलें लगी होती थी, बहुत मतलब ऐसे ना एक वॉर का मटेरियल वहां पर एक जगह पर होता था। लेकिन वो यूएसए का हार्बर था, हार्बर नाम था उसका, हार्बर समझ सुने ना, शिप्स खड़े होते हैं, नाम था उसका पर्ल हार्बर। और आपने अटैक सुना होगा, पर्ल हार्बर का अटैक। जापान ने ये किसका है, ये यूएसए का है, ठीक है, पर्ल हार्बर। जापान ने, यार बिना बात के, जब वो आ भी नहीं रहा है तुम्हारे सामने, वॉर में है भी नहीं, तुम्हारे दुश्मन तो ये है ना, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज। यूएसए तो पूरे वर्ल्ड को पता था एंटर नहीं होना चाह रहा वॉर के अंदर। जापान ने, कि भाई यूएसए तो डरपोक है, और इसने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत उछला था, इसने अपने इटली और जर्मनी के साथियों से बोला तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूं उसको साले को। इसने ना ईगो के अंदर और विदाउट अंदाजा, शत्रु की पावर को नापे बिना, इसने यहां पर ना बहुत तगड़ा अटैक कर दिया और काफी लोग इसके अंदर मर गए थे। पर्ल हार्बर पे जो बंदे काम कर रहे थे, जो यूएसए की वॉरशिप्स थी, स्ट्रैटेजिक मिसाइल शिप्स थी, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। बहुत तगड़ा इंसिडेंट है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। यहां तक बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बता दो जरा, इतने इंसिडेंट से आप एक चीज समझ गए, अगर अब आपसे कोई पूछे कि यूएसए इस बात पे प्रवोक होगा और एंटर होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, हाँ कि ना, बताओ। ये अटैक को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गलती कर दी बेटा तुमने, प्रवोक कर दिया उसको। ये जर्मन शेपर्ड तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था, जर्मन शेपर्ड कौन, यूएसए, ये तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसका तो कोई रोल ही नहीं था। वो सामने वाली की बिल्डिंग में बंधा हुआ कुत्ता था एक, जो तगड़ा तो बहुत था, जर्मन शेपर्ड से डर सबको लगता है, लेकिन वो बंधा हुआ था। तुमने क्या कहा, अरे डर हो गया, भौंकता भी नहीं है ये तो किसी के ऊपर, इसकी तो आवाज ही नहीं निकलती, बूढ़ा हो गया शायद से। तुमने इसका पट्टा खोल दिया या इसकी पूंछ पे कदम रख दिया। जर्मन शेपर्ड माफ कर देगा किसी भी को, किसी भी आदमी को ये करने पर? नहीं ना, यही है, प्रवोक कर दिया ना तुमने जर्मन शेपर्ड को, बस यही गलती हो गई जापान से इसके साथ। अब क्या हो गया, यूएसए एंटर करेगा और वॉर का ना तख्ता पलट के रख देगा, ठीक है, वॉर का पूरा रुख बदल कर रख देगा यूएसए। मैंने इसमें इसको हटा देते हैं, पर्ल हार्बर को हटा देते हैं। आप प्रवोक की इवेंट तो समझ ही गए कि क्या किस चीज़ से प्रवोक हुआ था, तो मैं पर्ल हार्बर वाली बात मिटा रहा हूँ। और अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर अब जब एंटर कर ही गया तो मैं एक नाम ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, यूएसए अब एंटर कर गया एलीट पावर्स की फोर्स में। यूएसए अब जब एंटर करेगा, अटैक किसने करा था इसके पर्ल हार्बर पर, इन तीनों में से एक्सिस कंट्रीज के कौन से किसने, इन तीन में से कौन था, जापान। बदला किससे लेगा सबसे पहले, जापान। लेकिन एक बात और बता देता हूं, यूएसए जब तक एंटर नहीं हो रहा था ना इनके ग्रुप में, एलिट पावर के ग्रुप में, तब तक ना कशिश, इनका शनि बहुत भारी था इनके ऊपर। आपने देखा ना, मैंने बताया कि ये 99% ये वॉर को जीतने वाले थे अगर जापान ये गलती ना करता तो, और ये हारने वाले थे, इसका मतलब इनके 1% चांसेस थे, है ना। यूएसए के एंटर होने से हुआ क्या, बात को समझना, यूएसए के एंटर होने से अब अपोजिट चीज हो गई, इनके परसेंट जीतने के चांसेस 99 हो गए और इनके अब जीतने के 1% चांसेस हो गए। ऐसा क्यों, देखो, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने जब स्टडी करा यूएसए के एंटर होने के बाद, पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल जो भी थ्योरिस्ट थे, या जो भी कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे, या फॉरेन एक्सपर्ट्स आप कह सकते हो, उन्होंने देखा कि यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो शांति व्यवस्था बनाए रखा था ना,
यूएसए पागल नहीं था कि वो घर पे बैठा हुआ है। यूएसए डेवलप कर रहा था उस टाइम पे कशिश न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको और ये मिसाइल और वेपन्स तो एक टर्म है, ठीक है, मैंने मान लिया। आज से आप मिसाइल और वेपन्स नहीं बोलोगे कशिश जिंदगी में, ठीक है। आज के बाद आप ट्वेल्थ के बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एक नया टर्म यूज करना सीखोगे, जिसमें ये मिसाइल, बंदूकें, तोप, बारूद, सब कुछ एक साथ आ जाएगा। द एम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल दिस इज आर्म्स। क्या बोलोगे? हाँ, ये हमारे वाले आर्म्स नहीं है, हाथ नहीं है। ये बंदूकें, मिसाइल और इन सबको बोलते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? अब क्या हुआ कि यूएसए ना ये बहुत न्यूक्लियर आर्म्स डेवलप कर रहा था, और एक और टर्म इसको बोलते हैं, अगर आर्म्स बोलना है एक और टर्म, आर सी नल्स, या आर्सिनल मतलब सिंगल, और आर्सिनल्स मतलब बहुत सारे। न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर आर्सिनल्स, या नॉर्मल आर्सिनल्स भी कह लो, ये होता है टर्म, ठीक है। क्या आप जब मतलब सारा ये मिसाइल, तोपे, बंदूकों वगैरह की बात कर रहे हो तो ये लिख लिया था टर्म, मैंने मिटा दिया वैसे, देखना एक बारी फिर से। ये लो, आर्म्स और आर्सिनल, मैं लिखा रहने देता हूँ, चलो आप देख लेना, ठीक है। तो न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह डेवलप कर रहा था। अब जापान ने तो उसको बहुत लाइटली ले लिया था, इसके ऊपर अटैक करके। लाइटली लिया होगा तभी तो ना, अगर पता होता है बहुत पावरफुल है या फिर ऐसा काम कर रहा है। और उस टाइम पर ना न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप करना, मतलब कुल मिलाकर ये जो वर्ड था ना न्यूक्लियर, इसकी इसका अंदाजा ना किसी को था, ना किसी ने सुना था, ना कभी किसी ने देखा था। सोचा भी नहीं था किसी ने कि ये हथियार क्या चीज हो सकती है। बात को समझने की कोशिश करना। जापान ने बहुत हल्के में ले लिया, कहने का मतलब है, 100 बताओ कि एक बार अमेरिका को उसके पर्ल हार्बर पे अटैक करके। अब एक के बाद इवेंट घटनाएं घटेंगी कैसे, देखना, ठीक है। एक के बाद एक इवेंट होएगा कैसे। इसने सारे अपने जितने आर्म्स और आर्सिनल, अभी मैंने आपको ये टर्म बताया ना, ये इसके जितने भी आर्म्स, वेपन्स, आर्सिनल्स, मिसाइल्स, कुछ भी आप कह लो, एनीथिंग, गन्स वगैरह, ठीक है। और ऊपर से जब इनके ग्रुप में शामिल होने आ गया है, तो मैन पावर का सपोर्ट भी देगा कि नहीं देगा, मतलब अपने आर्मी की, यूएसए की आर्मी के बंदे आप शामिल होंगे कि नहीं होंगे इसके अंदर? बिल्कुल होंगे, है ना। अब इसको मिल गई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, और अब इनके ऊपर से शनि का ग्रह हट गया, और शनि का ग्रह शिफ्ट हो गया एक्सेस पावर के ऊपर। कैसे शिफ्ट हो गया एक्सेस पावर के ऊपर, अभी देखते हैं। यहां तक पहले बताओ, कहानी क्लियर है पूरी? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी है तो पूछ लो, आराम से पूछ लो, बस स्टोरी ना अनक्लियर करके मत चलना दिमाग के अंदर, ठीक है। मैं जानता हूँ एकदम से जैसे एक बार बस देखोगे, रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर लेना। अभी के लिए तो कुछ नहीं है ना ऐसा डाउट, मैं आगे बढ़ सकता हूँ मैं, क्योंकि सेकंड फेज ऑफ स्टोरी पे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बातों को समझने की कोशिश करो फिर से। मैंने क्या बताया? अब मंगल दशा इधर भारी हो गई है इस ग्रुप पर, है ना। जर्मनी के साथ क्या हुआ, एडोल्फ हिटलर की बात कर लेते हैं 2 मिनट लगाकर, ठीक है। यार एडोल्फ हिटलर क्या था? जर्मनी की आर्मी में काम करने वाला एक मामूली सैनिक था। इसने क्या करा था, भड़काकर कि ये सत्ता बेकार है, ये रूल बेकार है, ये सब कुछ बेकार है, इसने भड़काया, सत्ता उखाड़कर फेंकी, और खुद जाकर वहां का डिक्टेटर बन गया, कंट्री का, जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। और आप जानते हो, वर्ल्ड लीडर तो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जर्मनी के अंदर आप जानते हो ना, बहुत ज्यादा तगड़ी एक रेसिस्ट लड़ाई चलती थी, ज्यूस वर्सेस इसकी बिरादरी क्या थी, इसकी इसकी रेस क्या थी, बताओ? ज्यूस वर्सेस नाजीज, याद आया? ठीक है, ये नाजी था, ज्यूस के ऊपर अत्याचार करता था। लास्ट के टाइम पर हुआ क्या इसके साथ, कि ये एक कैंप हुआ करते थे, अगर आपको 9th क्लास की एक बात याद हो, घीटो कैंप्स याद है, बंद करके जिसमें चेंबर्स में सबको मारता था, है ना, तड़पा तड़पा कर। ज्यूस बाद में इसको कैसे ना कैसे करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब वो, मतलब इसका मतलब एक तरीके से इसकी ना, इसने अति मचा दी थी डिक्टेटरशिप की और वॉयलेंस की,
और लोगों के राइट्स को वॉयलेट करने की इसने अति मचाती थी, हद मच गई थी, लोग बहुत परेशान आ गए थे। आप शॉर्ट में बस ऐसा समझ जाओ कि ये घीटो कैंप में छुपा हुआ था, ज्यूज इसको मारने आ रहे थे, ये मरना नहीं चाहता था किसी ज्यूज के हाथ से। और फनी बात ये है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो वाइफ कह लो, उसकी गर्लफ्रेंड कह लो, वो ज्यू थी। उसको आज तक इसने कभी हर्ट नहीं करा, कभी नहीं मारा, क्योंकि आप जानते हो प्यार बहुत बड़ी चीज होती है ना। देख रहे हो, दुनिया में इसने कसम खाई कि मैं ज्यूस को मिटा दूंगा, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाया इसने। ठीक है। और लास्ट के टाइम में ये उसी के साथ आई थिंक बंद होता है घीटो कैंप में। और ये जैसे आप ये मान लो कि वो पिक्चर नहीं है, कौन सी, इशकजादे या गोलियों की रासलीला रामलीला, दोनों एक दूसरे को मतलब गोली मारते हैं। लेकिन ये कहता है कि मैं, उसको तो गोली मार देता है, कहता है मैं किसी ज्यूस के हाथों से नहीं मरूंगा, और ये अपने आप को शूट कर देता है। और इसकी एक बुक है जिसने इसमें अपनी पूरी दास्तान लिखी है, मीन कैंप। ये जर्मन भाषा का शायद से वर्ड है, मीन कैंप। इसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी है हिटलर की। इसके कुछ नोट्स से कि जब ये घीटो कैंप और पूरी लाइफ में जब ये लिखता रहता था, उसी की कंपाइलेशन करके ये बुक है, ये मीन कैंप। ठीक है। तो एडोल्फ हिटलर की तो कहानी ऐसे खत्म हो गई कि उसने अपने आप को गोली मार ली। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, इसको ना एलूराफोबिया था। एलूराफोबिया, एलूराफोबिया पता क्या होता है? बिल्ली को देखते ही यूरिनेट कर देता था, लेकिन जीते जी बहुत कम लोगों को इसके बारे में ये वाली बात पता थी। किस्मत भाई साहब की इतनी अच्छी थी कशिश कि 100 बार लगातार, 100 से भी ज्यादा बार, आई थिंक 101 या 104 बार इसको मारने की कोशिश करी गई थी, लेकिन बच जाता था हर बार। जैसे बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जैसी टेबल से उठ के बाहर चला गया बिल्डिंग के, तब बम फट जाता था। जिस खाने में इसकी जहर मिलाकर इसको सर्व करा जाता था, वो इसकी सेक्रेटरी खा लेती थी तो बच गया। ऐसे कई बार बच चुका है। बिल्ली से बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन ये वाली बात जीते जी किसी को पता नहीं लग पाई इसके। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं जर्मनी को यहां से मिटा दे रहा हूं। ठीक है। जर्मनी की कहानी खत्म हो गई ना, मैंने जर्मनी को यहां से मिटा दिया। अब इटली की बात कर लेते हैं। इटली में कौन है? बेनिटो मुसलिनी। ये भी हिटलर की तरह बहुत क्रूर रूलर था। जबरदस्ती ना आर्मी में भर्ती करवाता था यूथ को, पेरेंट्स से मिलने नहीं देता था, कहता था देश के लिए सर्व करो। ठीक है। इसका भी रूल ऐसा हो गया था, इसको क्या करा था लोगों ने पता है कशिश? खंबे से, बिजली के खंबे से लटकाकर इसको मार डाला था। कि जैसे मतलब मान लो ये लटका हुआ है, ये बिजली के खंबे से लटकाकर इसको मार डाला था उल्टा लोगों ने। इतना ज्यादा इससे परेशान हो गए थे। समझ में आई ये वाली बात? लोग इससे परेशान हो गए थे। और इसकी भी कहानी हम लोग यहां पर खत्म कर देते हैं। बचा कौन? जापान। अब जब दो हाथ टूट गए किसी के, तो ये सर क्या करेगा बेचारा? अमेरिका ने, अमेरिका ने यहां पर दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स इसके ऊपर छोड़ दिए। कब? एक 6 अगस्त को, और दूसरा 9 अगस्त को। इसके दो शहर में, हिरोशिमा और नागासाकी। सुना होगा नाम इसका, 3 इडियट्स में भी बोलता है वो, है ना, कि उसके घर, हम जब फरहान के घर के, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हिरोशिमा नागासाकी की तरफ बम फेंक दिया, इतना सन्नाटा था, है ना। और बॉम्ब का कोड नेम था कशिश, बॉम्ब के कोड नेम थे, एनसीईआरटी में आपको आ जाएगा, कई लोग इसको पढ़ते नहीं है, साइड में दे रखा होता है। लिटिल बॉय, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। हर बॉम्ब के कोड नेम होते हैं, तो ऐसे ही इसका भी कोड नेम था, डोंट वरी। ठीक है। जापान की कहानी खत्म हो गई। हाँ, हम एक डिबेट जरूर पढ़ेंगे अभी, हम जब अपनी बुक पर आएंगे, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कोल्ड वॉर जब पढ़ेंगे, कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं अमेरिका चाहता तो रोक सकता था इसको। न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की क्या दिक्कत, जरूरत थी? न्यूक्लियर बॉम्ब का रेडियस कशिश ना बहुत भयंकर होता है, कि जैसे अगर वो इतनी सी जगह पर गिरा है ना, जो कि 1 किलोमीटर की जगह है, वो फैलता लगभग 100 से ज्यादा किलोमीटर के रेडियस में है उसका, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। मतलब वो ना ऐसे ऐसे करके, जैसे पत्थर मारते हो ना, जैसे एक खाली तालाब में, समुद्र में, तो जो ये ऐसे करके वेव्स बनाते हैं ना वो पत्थर, ऐसी न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी फैलती है, न्यूक्लियर एनर्जी फैलती है। और आज भी उस जगह पर जो लोग पैदा होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर फिजिकल डिसऑर्डर्स या फिर एबनॉर्मेलिटीज के साथ वो पैदा होते हैं, क्योंकि वो असर अभी तक जो न्यूक्लियर
जो एनर्जी घूम रही है वहां पर, जो क्या कहते हैं उसको, रेडार्स जो वहां पर, मतलब रेडार्स तो नहीं कहेंगे यार, क्या कहते हैं उसको, जो क्या कहते हैं, सिग्नल्स जो घूम रहे हैं, मतलब अभी तक उसके जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो इन्वॉल्व है चीजें, वो आज तक असर है। जैसे आप इंडिया में एक इंसिडेंट जानते होगे ना, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, आज भी वहां पर उस जगह पर जो लोग पैदा होते हैं, मतलब वो करके वो उन कहीं ना कहीं उसका असर होता है उसके ऊपर, ठीक है। रेडिएशंस, हाँ ये टर्म याद नहीं आ रहा, सॉरी, दिमाग से स्टक हो गया था। आज भी उधर वो रेडिएशंस आज भी एग्जिस्ट करती हैं, रेडिएशंस, ठीक है। समझ में आई बात? अब मुझे एक बात बताओ, मिट गया पूरे का पूरा एक्सेस पावर के नहीं? मिट गया। इसका मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और जीता कौन? कौन जीता? हाँ, और एलिट पावर जीती है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनके फेवर में था, एलिट पावर के फेवर में, है ना। ये रहा हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और एक्सेस पावर पूरी तरीके से तबाह हो गया।